देखिए, यहाँ देखिए हम पढ़ने वाले हैं डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हमने इस चैप्टर के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के सारे एविडेंसेस खत्म कर दिए थे, यहाँ तक सब कुछ हो गया था। अब हमारा नया टॉपिक है, क्या है? डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है, क्या है क्या नहीं है? देखो, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं सब डार्विन थियरी को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं सब मानते हैं कि ये सही है। देखो, किसी चीज के अगर फायदे भी होते तो नुकसान भी होते। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक समझता है, उसके नुकसान, ठीक है, उसकी लिमिटेशन, लिमिटेशन को ही ड्रॉबैक बोलते हैं। अगर इनके इतने सारे पॉइंट फायदे हैं तो ये इतना क्या है, उनके ड्रॉबैक है, नुकसान है। इन्होंने इन सब के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो डार्विन ने क्या बोला था, जरा देखते हैं पॉइंट वाइज। डार्विन ने एक बुक पब्लिश की थी, पर ये देखते डार्विन की थियरी क्या थी। डार्विन का थियरी था नेचुरल सिलेक्शन। क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। ही गेट द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की एक थियरी दी थी। और डार्विन ने कौन सी बुक पब्लिश की थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने ये बुक दिया था, उसका टाइटल था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चलो डायरेक्ट देख लेते हैं क्या लिखा है, इतना सब पढ़ने से अच्छा। देखो, डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, पहला पॉइंट क्या है? डार्विन हैड पब्लिश अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम क्या था, टाइटल क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, इतना समझता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ही गेट द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर ही पीछे परचेज सर्वाइवल फिटेस्ट। इनका थियरी क्या था? नेचुरल सिलेक्शन था। इनका थियरी क्या था? नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए जरा क्या लिखा है। ऑल द ऑर्गेनिज्म कंपीट विथ ईच अदर। जितने भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या करेंगे? कंपीट करेंगे, समझा? इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। किसको लेके? लाइफ थ्रेटनिंग मैनर को लेके। अगर वो एक दूसरे से कंपीट नहीं करेगा तो सामने वाला उसको क्या कर देगा? मार देगा। समझा कि नहीं समझा? 3 पॉइंट तक क्लियर हुए। डार्विन ने कौन सी बुक पब्लिश की थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन की थियरी क्या थी? नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन क्या करता? ऑल द ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते थे? एक दूसरे से क्या करते थे? कंपीट करते थे। क्यों? लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। अगर वो दूसरे से लड़ेंगे नहीं तो फिर सामने वाला उनको निपटा के चला जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या लिखा है? सस्टेनिंग एंड सिलेक्शन, सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म, सेलेक्टिव रहेगा यहाँ पे। सस्टेनिंग एंड सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म द रिप्रोडक्शन एंड गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर। कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद से क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और नए स्पीसीज को क्या कर सकते हैं? और नया कैरेक्टर ट्रांसफर कर सकते हैं, समझा? क्या लिखा? सस्टेनिंग एंड सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन। कुछ ही गिने चुने ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या खाली सिंगल पेरेंट्स जरूरी है? लेकिन वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? 2 पेरेंट्स चाहिए, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यहाँ बोला सस्टेनिंग एंड सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म द रिप्रोडक्शन एंड गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज। वो न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज बनाते विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर। उनके खुद के ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर से नया स्पीसीज बनाते हैं, समझा कि नहीं समझा? चौथा पॉइंट। पांचवा क्या लिखा? डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फ्रॉम, ये एक्सेप्टेड ये गलत है जरा। डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग ड्यूरेशन। डार्विन की थियरी बहुत समय के बाद क्या हुआ था? एक्सेप्ट किया गया था। डार्विन की थियरी क्या की गई थी? बहुत समय के बाद एक्सेप्ट की गई थी, तुरंत कोई चीज एक्सेप्ट नहीं हुई थी, समझा? ये नहीं कि अभी डार्विन की थियरी, अभी इन्होंने थियरी दी थी अपनी, तुरंत जाके कल सेलेक्ट हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी थियरी सेलेक्ट होने में, प्रूफ करने पे, हाँ सबको हामी भरने पे बहुत साल गए थे, समझा कि नहीं समझा? ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो हमने 5 पॉइंट डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के हमने देख लिया, ठीक है। अगर डार्विन थियरी के ये पॉइंट्स देख लिए तो अब इसके ड्रॉबैक देखते, ऑब्जेक्शन देखते। ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विन थियरी, ऑब्जेक्ट डार्विन के क्या क्या ऑब्जेक्शन थे, क्या क्या इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्या क्या इन्होंने नहीं बताया, तो वो देखते, ठीक है। पहला पॉइंट है अ नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। खाली एक नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है इवोल्यूशन के लिए, ये बताया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या दिया है? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, समझा?
दूसरा पॉइंट, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल मॉडिफिकेशन। Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. Useful and useless modification के बारे में डार्विन ने बताया नहीं था, समझा। पहला पॉइंट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, खाली नेचुरल सिलेक्शन एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है इवोल्यूशन के लिए। दूसरा पॉइंट ये था, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में डार्विन ने बताया नहीं था। कौन सा यूजफुल मॉडिफिकेशन है, कौन सा यूजलेस है, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था इनके थियरी में, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या था, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंज। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंज। अब्रप्ट चेंज, ठीक है। तो डार्विन के 3 ऑब्जेक्शन थे। पहला ऑब्जेक्शन था, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, पहला हो गया। दूसरा, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंज। ना ही स्लो चेंज के बारे में डार्विन ने एक्सप्लेन किया था, ना ही अब्रप्ट चेंज के बारे में डार्विन ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये 3 डार्विन के ऑब्जेक्शन है। आई होप आपको याद हो जाएंगे। और एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में डार्विन के ऑब्जेक्शन लिखने के लिए 3 मार्क के लिए आता है। एक मार्क्स, एक मार्क्स, एक मार्क, ये 3 लिखोगे 3 मार्क के लिए आएगा। देखो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा, या तो पूछ देगा डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पूछेगा तो इन 6 पॉइंट लिखोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, समझा। और अगर पूछ दे ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विन थियरी तो 3 लिखोगे तो 3 मार्क मिलेगा, समझा कि नहीं समझा। इतना समझता है ना, आया ना। तो ये पूरा था डार्विन का थियरी और उसके ऑब्जेक्शन। आई होप आपको समझा होगा। देखिए यहाँ देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं लामार्किनिज्म। अभी हमने क्या पढ़ा, डार्विन थियरी पढ़ा। क्या पढ़ा, डार्विन थियरी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लामार्किनिज्म, ठीक है। लामार्किनिज्म में क्या देख के रखा है जरा देखते हैं। Lamarckism is the theory of inheritance of acquired character from one generation to another generation given by, ये कौन ये थियरी दिया था, जॉन बेप्टिस्ट लामार्क ने दिया था ये थियरी। क्या बोला था इन्होंने, Lamarckism is the theory of inheritance of acquired character from one generation to another generation given by जॉन बेप्टिस्ट लामार्क। इन्होंने थियरी दिया था, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, किसने थियरी दिया था, जॉन बेप्टिस्ट लामार्क ने दिया था। दूसरा पॉइंट क्या है, it states that the morphological change occurring in living organism are responsible for evolution। जो morphological change है वो evolution में बहुत responsible करता है। this concept was based on the principle of, ये concept किसके ऊपर बेस है, this concept was based on principle, कौन से principle पे, use और disuse, use और disuse। देखो अगर किसी चीज का आप ज्यादा यूज करोगे तो चीज क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे दिमाग हम ज्यादा यूज नहीं करते, गधा रह जाते हैं, समझ रहा है, क्या समझ रहा है। हाँ, तो यूज और डिसयूज बहुत मायने करता है। अगर हम किसी चीज का ज्यादा यूज करेंगे, तो मान लो आप लोग कोई बैट बॉल, कोई कैरम खेल रहा है, कैरम खेल रहा है, इस हाथ का बहुत यूज कर रहा है, इस वाले का, इस हाथ का, तो ये हाथ क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा बहुत ज्यादा इस एज कम्पेयर टू इसके। तो ये हुआ ना यूज और डिसयूज। हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते तो ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, बट ये इसका यूज करते हुए फ्लेक्सिबल हो गया। तो डिसयूज और यूज समझा कि नहीं समझा, आप लोग को समझा। तो याद देखिए, इट्स स्टेट दैट द मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। दिस कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किसके, ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस है, यूज और डिसयूज वाले प्रिंसिपल पे ऑफ ऑर्गन। ऐसा कोई ऑर्गन जब हम ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा यूज नहीं करते, तो ये बहुत फर्क पड़ता है हमारे कैरेक्टर पे, हमारे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे, समझा। Morphological change may cause a gradual either due to the specific activity or the laziness of the particular organism। देखो ये क्या है, ग्रेजुअल चेंज है। लेजीनेस समझते हैं आलसपन, ये काम आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कल नहीं, परसों करूंगा, परसों नहीं, नरसों करूंगा। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा लेजीनेस है, बहुत ज्यादा आलसपन है हमारे अंदर, कूद कूद के भरा है कि नहीं भरा है। खाली किस चीज को छोड़ के, खाने के लिए छोड़ के, खाने का मिल जाए आगे तो बस सब कुछ फुर्ती हो जाती है शरीर में, आया ना। तो हमारे अंदर से लेजीनेस हटना चाहिए। क्या लिखा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज मे कॉज अ ग्रेजुअल आइदर ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटी
द लेजीनेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लेजीनेस अब कूट कूट के भर चुका है, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको 3 पॉइंट समझा होगा। ये एग्जाम्पल, इसको देखो चौथा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अब्रोजिंग ऑन अ लीव्स ऑफ अ टॉल प्लांट कॉज द नेक ऑफ जिराफ टू बिकम द लॉन्ग। पहले जिराफ कैसे थे, जिराफ समझो पहले। जिराफ नीचे के जितने घास थे खा गए, जब उनको भूख लगेगी तो ऊपर के पेड़ पौधे खाएंगे, नीचे का खा लिए, ऐसे ऐसे बच्चे जब थे तो ऐसे खा लिए। जब अब उनको भूख लगेगी, जब नीचे का सब कुछ खत्म हो गया तो मुंडी ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे, करेंगे 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 करेंगे, ये निकल जाएगा जहां तक उनको मिलेगा, ऊपर करके खाएंगे ना। तो इस तरीके से उनका क्या हुआ, नेक क्या हुआ, खींचा। समझा कि नहीं समझा? सब पानी पी तो ऐसे करके, तो ये चीज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर मैं ऐसे पीऊँ तो ये बढ़ेगा क्या? अब मैं ऐसे पी रहा हूँ, मतलब इस चीज का मैं यूज कर रहा हूँ तो ये निकलेगा, हाँ या ना? तो समझा कि नहीं समझा? ये वाला एग्जाम्पल जिराफ का ये लॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि वो जब नीचे के पेड़ खा लिए, चलो पौधे जो भी ये खा लिए, जब उसको भूख लगेगी तो कुछ तो खाने को चाहिए, तो पेड़ पौधे के जो पत्ते लटके रहेंगे तो मुंडे से ऊपर खाएगा, जब वहां खत्म तो उसके ऊपर करेगा, उसके ऊपर करेगा, तो ये क्या होगा, उसका नेक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एग्जाम्पल समझा? समझा कि नहीं समझा? तो आगे लिखा है, अ फ्रीक्वेंटली हार्मिंग द मूवमेंट कॉज द शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ टू बिकम स्ट्रॉन्ग। देखो जिसका शोल्डर मजबूत होता है, कैसे मजबूत होता? अगर मान लो कोई छिन्नी हथौड़ी का कोई पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है और जाकर उसके आप ऐसा भिड़ गए, तो आप कहाँ वो कहाँ, वो इधर ही खड़ा रहेगा, आप उधर कुछ दूर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका शोल्डर क्या है, मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्यों फ्रिक्वेंटली बार बार हैमर को लेके किसी एक पे पटक रहा है, मतलब क्या, इसका ये जो शोल्डर है ये क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझा? तो इसका मतलब यही है, जब जिस किसी ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करते हैं वो चीज क्या होता है, परफेक्ट होता है और हमारे यूजफुल बनता है, हमारे लिए मजबूत होता है। समझा कि नहीं समझा? समझा? दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुआ? तो लमार्क नियम क्लियर हुआ ना? समझा? लिखिए।